हाय, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग प्रीमियम पॉलिटिकल इनसाइट। जैसा कि चैनल का नाम है, आपको कंटेंट भी बिल्कुल प्रीमियम मिलेंगे। तो आज हम एनालिसिस करेंगे यूनियन बजट 2021-22 की। आपके सहूलियत के हिसाब से इस बजट को मैंने 3 पार्ट में कैटेगराइज करा है, बाइफरकेट करा है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस बजट में क्या कुछ अनाउंसमेंट करा गया है जो आपके लिए लाभकारी होगा। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि सस्ती होगी और कौन सी चीज़ें हैं जो कि महंगी होंगी। तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस बजट का इंडस्ट्री पे सेक्टर वाइज क्या इंपैक्ट पड़ा है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है। सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला पॉइंट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ना ही कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है, ना ही कोई एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, जिनके एज जो कि सीनियर सिटीजन है, जिनका एज 75 क्रॉस कर चुका है और अगर उनका इनकम पेंशन और इंटरेस्ट से आता है तो उनको टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई खास बेनिफिट नहीं है। मोटा मोटी इतना मान लीजिए कि सीए बाबू का जो फ़ी है और जो बेकार के टेंशन है पेपर वर्क और टैक्स फाइलिंग का, वो बस बच रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं 75 ईयर से ज़्यादा आपको, तब आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा। और एक दूसरा इसमें बदलाव हुआ है कि रिडक्शन इन टाइम ऑफ इनकम टैक्स प्रोसीडिंग। इसमें अगर हम जिस समय हम इनकम टैक्स भरते हैं उस समय हमें बहुत सारी जानकारी देनी होती है। तो अब क्या होगा कि ये प्रीफिल्ड, बहुत सारी चीज़ प्रीफिल्ड फॉर्मेट में आएगी। ये होगा कैसे? गवर्नमेंट एजेंसी आपके पैन कार्ड को अलग अलग चीज़ों के साथ जोड़ेगी और आपके जो भी फिनेंशियल डिटेल्स है, गवर्नमेंट के पास अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके फिनेंशियल डिटेल जो भी सिटीजन हैं उनके फिनेंशियल डिटेल्स अब गवर्नमेंट के पास में जाएगी और वो उस हिसाब से आपके पहले से प्रीफिल्ड फॉर्मेट्स में आपके टीडीएस, आपका कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड और भी फिनेंशियल जो भी डिटेल्स है प्रीफिल्ड फॉर्मेट में आएगी। तो इससे होगा ये कि गवर्नमेंट के पास में जो भी सिटीजन हैं उनके फिनेंशियल डिटेल्स का ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन होगा और लॉन्ग टर्म में ये गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट है क्योंकि उनका टैक्स रेवेन्यू बढ़ने वाला है। एक बेनिफिट ये भी है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत जो 1.5 लाख का डिडक्शन मिल रहा था आपको, जिसका कि समय सीमा 31 मार्च 2021 तक थी, उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 कर दिया गया। 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि सस्ती होगी और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि महंगी होंगी। तो सबसे पहले जो गोल्ड और सिल्वर है उसमें कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। पहले 12.5% था, अब यह घटा के 7.5% कर दिया गया है। इससे गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइस है वो काफी घटेगा, चूंकि इंपोर्ट करने पे कस्टम ड्यूटी कम देना पड़ेगा। और उसके अलावा एक एडिशनल सेस इसमें ऐड किया गया है 2.5% का, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। तो ये एडिशनल 2.5% देना पड़ेगा जो पहले नहीं देना पड़ता था। इसके अलावा आपको पता है कि इंडिया में लोग गोल्ड पहनना और रखना काफी पसंद करते हैं, इसलिए इंडिया एक बड़ा इंपोर्टर है पूरी दुनिया में गोल्ड का। इसके कारण हमारी इकोनॉमी में भी काफी प्रॉब्लम आता है। जो ट्रेड डेफिसिट होता है उसमें गोल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रीजन है। गोल्ड पहला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से मंगाना पड़ता है क्योंकि जितना डिमांड है हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, लगभग 80 to 85%। तो जो गोल्ड है, गोल्ड के कारण भी ट्रेड डेफिसिट में काफ़ी जो ट्रेड डेफिसिट को काफ़ी बढ़ाता है गोल्ड। लेकिन लोग पहनते हैं, गोल्ड की चाहत सबको होती है। उसके अलावा एक बड़ा ऐलान किया गया है कि गोल्ड का एक्सचेंज खोला जा रहा है इंडिया में। वैसे पहले ही खोल देना चाहिए था। इंडिया जैसे इतनी बड़ी कंट्री जहाँ पे गोल्ड का कंजम्पशन इतना ज़्यादा है, लोग गोल्ड इतना ज़्यादा खरीदते हैं, तो इससे क्या होगा, गोल्ड एक्सचेंज से क्या होगा, जैसे इक्विटी और शेयर के लिए स्टॉक मार्केट होता है और कमोडिटी मार्केट होता है बाकी कमोडिटी के लिए, तो वैसे ही गोल्ड के लिए एक स्पेशल मार्केट होगा, गोल्ड मार्केट, जिसमें कि हम गोल्ड को ट्रेड कर पाएंगे फिजिकल फॉर्म में भी, बॉन्ड के फॉर्म में भी। तो इससे जो गोल्ड का जो प्राइस है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगा और जो गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएशन होता था या मतलब प्राइस में कुछ चेंजेज आते थे मैनिपुलेटिव करके, वो नहीं आएंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगा और जो आम व्यापारी हैं उनको फायदा होगा इससे। तो अगला चीज देखते हैं। अगला पॉइंट है कि आयरन, स्टील और कॉपर, इनमें भी कस्टम ड्यूटी घटाया गया है। पहले 5% था जो कि अब 2.5% कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिले। जनरली अप्लायंसेस और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कॉपर, स्टील, आयरन तो इस्तेमाल होता ही, आप सबको पता है। तो इसलिए घटा दिया गया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बूस्ट करे।
तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो थोड़े सस्ते हो सकते हैं। उसके अलावा जो कॉटन इंडस्ट्री है उसमें कस्टम ड्यूटी ना के बराबर था, 0% था, जो कि अभी बढ़ा के 10% कर दिया गया है। तो कॉटन प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ सकते हैं, बढ़ क्या सकते हैं, बढ़ेंगे ही, ऑब्वियसली बढ़ेंगे। 0 से 10% कस्टम ड्यूटी लग रहा है। तो दूसरा सिल्क है जिसमें 10% कस्टम ड्यूटी लगता था, 15% बढ़ गए हैं, 5% बढ़ गए हैं, यानी 15% हो गए हैं। सिल्क के प्राइस भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसके अलावा शराब पीने वालों की खैर नहीं, इसमें तो गवर्नमेंट ने अल्कोहल में जो एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस है वो 100% रखा है। कहाँ बाकी चीज़ों में 2.5%, 3%, 4%, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सेस होता है? 100% सेस। ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्ट भी है, इकोनॉमी में भी है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप लग्जरी गुड्स से टैक्स वसूलो, या तो जो ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट है उससे तो जितना मर्जी आप क्या बोलते हैं वसूल सकते हो, कोई बोलेगा भी नहीं, प्रोटेस्ट भी नहीं करेगा, इट्स ओके फाइन। एक और पॉइंट है, पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ सकते हैं। इसमें एक एडिशनल सेस लगाया गया है। जो पेट्रोल है उस पर 2.5 पर लीटर आपको सेस देना पड़ेगा, यही वाला सेस, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। और डीजल में 4 रुपये पर लीटर। एक जोक ना बन जाए कि मतलब अल्कोहल वाले लोग भी बोले कि हम 100% सेस देते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे हाथों में है शायद। तो ये चीज़ें थी जिसमें मोटा मोटी ये चीज़ें थी जिसके प्राइस, कुछ के प्राइस बढ़ सकते हैं, कुछ के घट सकते हैं। बढ़ेंगे, अल्कोहल के तो बढ़े हुए हैं, बाकी पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास में एक चाबी है, उसके हाथ में एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि कोविड के टाइम में जो पेट्रोल का प्राइस था वो काफ़ी गिर गया था। एक टाइम में तो 0 हो गया था प्राइस, मतलब प्राइस वार चल रहा था गल्फ कंट्री के बीच में और रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स में सेल गैस के बीच में, ठीक है। डिमांड ना के बराबर था और प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा था, और रसिया ने और प्रोडक्शन बढ़ा दिया। सेल गैस ने भी, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। वो प्राइस वार था, फाइट था, और डिमांड था नहीं बिल्कुल। अब पेट्रोल रखने के लिए जगह नहीं थे, बिक तो रह नहीं थे, तो इन्वेंट्री कॉस्ट ही इतना ज़्यादा हो जा रहा था कि लोग मतलब फ्री में ले जाओ, ऐसा 0 पे कॉस्ट आ गया था। कोई नहीं, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइस, क्रूड ऑयल के प्राइस कोविड में तो बहुत ज़्यादा घटे थे, लेकिन सरकार ने ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने, आपको पता है कोविड टाइम में जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा घट गया था। कुछ क्वार्टर में तो, पहले क्वार्टर में तो आई थिंक, या मतलब अप्रैल मई में तो आई थिंक 30-40% कलेक्शन हुआ था कुछ स्टेट के। तो गवर्नमेंट के पास में ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उस पर एक्साइज लगा दो, और एक मतलब ये मोटा मोटी एक मेजरेबल रेवेन्यू है कि यहाँ से इतना मिल ही जाएगा भैया, पक्का है, ठीक है। बाकी चीज़ों में झंझट कौन करे, बिजनेस ठप है, टैक्स कलेक्शन होगा नहीं, तो एक्साइज ड्यूटी इस पे गवर्नमेंट लगा दिया था, बहुत ज़्यादा लगा दिया था, आवश्यकता से ज़्यादा लगा दिया था। तो ये हाथ में है, अगर पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़े तो थोड़ा उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, गवर्नमेंट मैनिपुलेट करेगी। वैसे भी इलेक्शन आने वाला है तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करेगी, ठीक है। एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लेकर। काफ़ी अच्छा पॉलिसी है ये, जिसमें कि जो कॉमर्शियल व्हीकल है उसको 15 साल, और जो नॉन कॉमर्शियल व्हीकल है 20 साल में, 20 साल के बाद उसको फिटनेस टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। अगर वो फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो पाई तो उसको कबाड़ खाना भेज दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट सबसे पहले पब्लिक सेक्टर के जितने भी व्हीकल्स है उस पर ये उसका स्क्रैपिंग करेगी। उसके बाद 2022 में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और बाद में ये आम जो गाड़ी है उसके लिए ये पॉलिसी होगी। और एक रिपोर्ट के हिसाब से अभी करेंटली इंडिया में जो लाइट व्हीकल्स हैं या हेवी कॉमर्शियल व्हीकल हैं, ये मिला के करीब 85 से 90 लाख ऐसे व्हीकल्स हैं जो अनफिट हैं, ठीक है। तो अगर इनको स्क्रैप किया जाए, और एक रिपोर्ट के हिसाब से, इंडस्ट्री रिपोर्ट के हिसाब से, बाय द एंड ऑफ ईयर 2025 करीब 2 करोड़ व्हीकल अनफिट हो जाएंगे। तो आपको पता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पिछले 1.5 साल से कैसा परफॉर्म कर रही है, कितना मंदी में है वो इंडस्ट्री, और इस खबर के बाद उसकी तो बल्ले बल्ले। ऑब्वियसली व्हीकल स्क्रैप हो जाएगी तो नया डिमांड क्रिएट होगा। नेगेटिव कॉनोटेशन में कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एक लॉबी है, बट वैसी बात नहीं है। वैसे भी आपको भी पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे जीडीपी के लिए, इकोनॉमी के लिए कितना सिग्निफिकेंट सेक्टर है।
तो और इससे भी फ्यूल इफिशियंसी में भी थोड़ा चेंजेज आएगा, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा, क्योंकि जो पुराने अनफिट व्हीकल हैं उनका फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी लो होता है और हम बाहर से क्रूड ऑयल पेट्रोलियम खरीदते हैं और ये हम पे ज़्यादा बर्डन होता है, पेट्रोलियम का बर्डन है हम पे। तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा और आने वाले जनरेशन में आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ द फ्यूचर। अभी एलोन मस्क के बारे में अभी पिछले महीने चर्चे में थे। एलोन मस्क का उनका बेसिकली 2-3 प्रोजेक्ट है उनका, एक तो टेस्ला मोटर्स है, उसके बाद हाइपरलूप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वो, और एक रीयूजेबल सैटेलाइट पे। तो वैसे तो टेस्ला मोटर के कारण शेयर अचानक टेस्ला मोटर्स का 2-3 महीने में बढ़ा और वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बन गए। बहरहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ द फ्यूचर, और आज हम जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से खरीदते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो मेन कंपोनेंट है वो लिथियम आयन बैटरी है। उसके अलावा मैग्नेट भी है, बट लिथियम आयन बैटरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और वो हम चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन इंडिया में है ही नहीं। और एक तरीके से बताऊं आपको तो लिथियम आयन बैटरी का जो 95% मार्केट शेयर है वो चाइना में ही है। जितनी भी माइंस है चाइना में ही हैं, और कुछ माइंस अफ्रीकन कंट्री में थी बट चाइना ने उन्हें ऑलरेडी लीज पे ले रखा है काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए। वो जानता था कि लिथियम आयन बैटरी विल बी द फ्यूचर पहले से, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोजेक्ट R&D काफ़ी लंबे टाइम से चलते आ रहा है चाइना में। तो इंडिया में नितिन गडकरी एक फिक्की में एक स्पीच दे रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि, और वैसे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको पता है कि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट में लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खास करके, तो उसमें हम मतलब इस पे जोर दिया है, आत्मनिर्भर पे जोर दिया है, मतलब कि यहाँ पे बनाया जाए, और जो लिथियम आयन बैटरी है उसका अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। इंडिया का रिसर्च चल रहा है इसमें, जैसे एक अल्मुनियम आयन बैटरी आ सकता है या स्टील आयन बैटरी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी हमारे कंट्री में तो है ही नहीं और हो भी नहीं सकता, तो इसका अल्टरनेटिव ढूंढना होगा हमें। इसके अलावा जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें जो FDI था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 49% था पहले, अभी बढ़ा के 75% कर दिया। एक बड़ी पहल है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। इंश्योरेंस सेक्टर की भी बल्ले बल्ले नए इन्वेस्टमेंट आएंगे। ठीक है, जॉइंट वेंचर होगा, मर्जर एक्विजिशन होगा, बिजनेस इंश्योरेंस इंडस्ट्री थोड़ा एक्सपैंड करेगी। तो बस ये दो जो सेक्टर हैं उसमें कुछ बदलाव आए हैं। उसके अलावा हेल्थ केयर में लोग बोल रहे हैं कि ठीक ठाक है। वैसे मैंने पूरे तरीके से हेल्थ केयर को नहीं देखा है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में लोग बोल रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर में, जहाँ पे छोटे मोटे बीमारी हैं, आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको मतलब पास में ही आपके कुछ सेंटर होंगे जहाँ पे आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएंगे, और डायग्नोस्टिक सेंटर होंगे और वहाँ पे टेस्ट हो जाएंगे आपके। और फंड एलोकेशन अच्छा खासा किया गया है, मैं डिटेल में इसको नहीं पढ़ा हूँ मैंने। उसके अलावा जो एजुकेशन है, एजुकेशन में कुछ खास बदलाव नहीं आए हैं एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। 55,000 करोड़ स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में 38,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। पहले भी इतने ही थे, 4-5% का ग्रोथ हुआ है, जो कि मिनिमल है। उसके अलावा जो डिजिटल एजुकेशन है उस पर गवर्नमेंट को काफ़ी काम करना चाहिए था। उस पर बजट एलोकेशन तो इंक्रीमेंटल करना चाहिए था, 9-10 गुना, क्योंकि ट्राई के अनुसार इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन यूजर है 74 करोड़ है। इट्स टू बिग। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका डेटा है ये। तो डिजिटल एजुकेशन पे गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च करना चाहिए। वैसे भी मोदी जी बोलते हैं कि डिजिटल एजुकेशन उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए, ठीक है, बट उतना नहीं करा। और एजुकेशन में कोई खास बजट एलोकेशन तो नहीं है। काफ़ी शॉर्ट टाइम होने के कारण पूरे बजट को तो कवर अप नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज़ है कि मतलब कुछ सेगमेंट पे मैंने फोकस करा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब पेज पे जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो। उसके अलावा कुछ कमेंट करें, कुछ शेयर करें यार, छोटे छोटे क्रिएटर हैं, कुछ आगे बढ़ाओ यार। दूसरी बात यह है कि जो बजट है, एक ओवरऑल ओपिनियन नहीं दे सकता हूं मैं बजट के बारे में, ठीक है, क्योंकि बजट में बहुत सारे एलोकेशन होते हैं अलग अलग सेक्टर पे। कहीं पे गवर्नमेंट से कुछ चूकें भी होती है, और एक होता है ना कि मतलब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और आपको उसी को एलोकेट करना है।
और वैसे भी कोविड का टाइम था, पैंडेमिक का टाइम था। बहरहाल एक तरीके से जितना सेगमेंट को मैंने टचअप करा, एनालिसिस करा, बाकी राय नहीं दे सकता हूँ। बाकी जगह पे एलोकेशन कुछ कम भी हुए हैं, और मोटा मोटी जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप में कुछ खास नहीं करा, जो वही पहले जो करा था 14, 15, 16, 17 में जो इनिशिएटिव लिया था, बस वही है, कुछ नया इनिशिएटिव नहीं लिया। तो स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा करना चाहिए था। और इसके अलावा गवर्नमेंट को जैसे होता है ना, एक IAS, IPS, IFS, उस तरीके से टीचर के लिए, टीचर के क्वालिटी को सुधारने के लिए एक स्टैंडर्ड का एक टीचर का सर्विस भी होना चाहिए, ताकि हाई क्वालिटी के टीचर जाएँ और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाएं। तो इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए था। उसके अलावा अगर आप बजट के बारे में एनालिसिस देखते हैं, तो आप खास करके अगर जी न्यूज़ पे देखेंगे तो बजट को बढ़ा चढ़ा के क्या बोलेगा, मतलब इट्स अ हिस्टोरिक। गवर्नमेंट का काम है वो बोलेगी अपने अपने पॉलिसीज़ के बारे में, ठीक है, और विपक्ष का काम है उसका विरोध करेगी। लेकिन अगर आप जी न्यूज़ पे देखते हो तो बजट को मतलब इस तरीके से पेश करेगा, बजट नहीं क्या है मतलब, ठीक है, बजट नॉर्मल बजट है, कोई ठीक ठाक है मोटा मोटी। और अगर आप दूसरे चैनल को देखोगे, NDTV है, तो वहाँ पे देखोगे तो पूछो मत, सरकार ने सब कुछ बेच दिया, सब खत्म कर दिया, ठीक है। इसके बारे में तो मतलब निजीकरण, किसी भी चीज़ का निजीकरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अलग डिबेट का विषय है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मैं अभी 1-2 लाइन में बोलना चाहता हूं। अभी खैर उतना टाइम नहीं है, आपके लिए कन्विंसिंग नहीं होगा, लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूं कि एक ज़माना था जब रिलीजियस गुरु पूरे वर्ल्ड पे एक तरीके से उनके बातों को माना जाता था और वो पॉलिसी बनाते थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर से पहले, ठीक है, किंगडम और रिलीजियस गुरु का काफ़ी वैल्यू चलता था। फिर एक ज़माना आया जहाँ पे मिलिट्री सर्विसेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जॉर्ज वाशिंगटन थे, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, वो मिलिट्री के चीफ थे, ठीक है, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। और आज के टाइम में भी आपको पता है कि पाकिस्तान जैसे हमारे कंट्री में, खैर अब तो मिलिट्री का पावर खत्म हो गया, अब तो डेमोक्रेसी हो गया, गवर्नमेंट के पास में सारा पावर चला गया, और पाकिस्तान में भी मिलिट्री का कितना इंटरफेरेंस है। लेकिन आज की जो दुनिया है, तो मतलब फ्यूचर को जो बनाएगा वो एंटरप्रेन्योर बनाएगा, बिजनेस बनाएगा। आपने वो जो होता है ना, ये चोर है, ये अंबानी अडानी, ये मार्क्सिस्ट विचारधारा है, ये इसमें दम नहीं है, ठीक है। USSR के बाद में मतलब बहुत सारे कंट्री गए और इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने फॉलो करा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस तरीके से घटा, 35-40 साल का रिकॉर्ड है। इस तरीके से आप डेवलप नहीं कर सकते हैं, इतना पॉपुलेशन से उसका पेट नहीं पाल सकते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट और जनरेट नहीं कर सकते। 45-50 साल का हिस्ट्री है, कितने कंट्री बर्बाद हो गए, सबने छोड़ के फिर कैपिटलिज्म में सारे लोग आ गए। कैपिटलिज्म ही कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी क्या मतलब, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पूंजीवाद हैं, वो नाश्ते में नोट खाते हैं क्या 2-2 हज़ार के? पैसे उनके बैंक में ही होता है, वहां से फ्लो होता है, बैंक में पैसे होते हैं, मार्केट में फ्लो होता है, ठीक है। उससे क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या मतलब क्या बोलते हैं, नए प्रोजेक्ट चलते हैं और उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, सिंपल सा बात है, ठीक है। और आज अगर रतन टाटा या मुकेश अंबानी, अडानी, ये सब है, एक होता है ना पॉलिटिक्स में, बहुत पहले से चलते आ रहा है कि मतलब ना, कि जो कैपिटलिस्ट है, अगर गवर्नमेंट प्रो कैपिटलिस्ट है, उसको एक तरीके से सैलो बना के ना कि ये प्रो कैपिटलिस्ट है, ठीक है, और उसका विरोध करो, ठीक है। भैया धंधा अपना जगह है यार, धंधा कर रहा है वैसे भी, ठीक है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। आप निजीकरण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पर बात अलग है। मैंने NDTV का एक देख रहा था, तो पता नहीं LIC को बेच दिया, देश को बेच दिया। अरे भैया IPO पे LIC जा रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कौन खरीदता है IPO? हम खरीदते हैं, हम आप करते हैं, पब्लिक के लिए, ठीक है। हम उसमें भागीदारी होंगे, हम उसके शेयर होल्डर होंगे, और कंपनी IPO से फंड उठाती है और अपने आप को एक्सपांड करती है। और दूसरी बात और भी, कंपनी का जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट? कोई ऐसा रिसोर्सेस जो कि नॉट परफॉर्मिंग है, वैसे कंपनी जो कि नॉट परफॉर्मिंग है और सरकार के लिए आय का सोर्स नहीं है वो, ठीक है, उसको बेच देने में ही भलाई है, ठीक है। और एक लाइन में मैं ये बोलूंगा कि गवर्नमेंट का काम कंपनी चलाना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, देश को चलाना है। कंपनी चलाने के लिए रेगुलेटर है, उनके कॉम्प्लायंस में, उनके फ्रेमवर्क में चेंजेस किया जा सकता है, ठीक है। और अगर इस मुद्दे पे आपको ज्यादा, मैं तो उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये आई थिंक 20-25 मिनट का चीज है, कॉन्सेप्ट है,
एक निजीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको पता है रेलवे का क्या कंडीशन है पिछले 45-50 साल में? क्या हुआ है रेलवे में? प्राइवेटाइजेशन कर दो, अब 10 साल बाद देखो, आज 2021 है ना, 31-32 में देखना कायाकल्प बदल जाएगा रेलवे का। कितना रेलवे पूरा मोनेटाइज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। रेलवे का अपना होटल्स होगा पास में, तो और बहुत सारा फैसिलिटीज होगा वहां पे, पूरा एकदम एडवर्टीजमेंट सारा कुछ चलेगा, स्पॉन्सर बहुत कुछ। अभी टिकट से सिर्फ पैसा कमाता है ना के बराबर। अब जापान का रेलवे देखो ना, इवन चाइना का रेलवे देखो, इंडिया का रेलवे देखो, एक तरीके से ट्रैक में क्या डेवलपमेंट हुआ है, कितना किलोमीटर का पिछले 45-50 साल में, मिनिमल ना के बराबर। प्राइवेटाइजेशन करो, अब आज का नीड है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो अगर आपको क्या बोलते हैं, बजट से रिलेटेड अगर एनालिसिस देखना है, इकोनॉमी से रिलेटेड देखना है, तो आप CNBC देखो या ET नाउ देखो, कोई और चैनल देखो। आप जी न्यूज ना देखना, ना ही NDTV मत देखना। दो अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, दोनों अपने आप में चूर हैं। बहुत सारे लोग दो पार्ट में डिवाइड हैं, दो आइडियोलॉजी के लोग, और हर सरकार में हजारों कमियां होती हैं, कुछ खूबी होती हैं। सब सरकार में होता है, एक दो कमी नहीं यार, लाखों के तादाद में। लाइफ इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम, जस्ट सॉल्व इट आउट, सिंपल। कुछ भी कहीं पे कुछ भी होता है तो इट्स गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो दुनिया में तो कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, होते रहते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सब में होता है, ठीक है। लेकिन ये जो दो धड़ बन गया है, मतलब एक सोशल जस्टिस, और बाकी न्यूज के लिए तो ठीक है वो, लेकिन मतलब इकोनॉमी में भी वो घुसेड़ देते हैं, देश बेच दिया, ये कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर से लौटेंगे कुछ नए एनालिसिस के साथ। फॉर नाउ, गुड बाय।